तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान का पूरा शुरू से लास्ट तक ख़त्म करने वाले हैं। हम लोग पिछला लगभग दिसंबर स्टार्टिंग से हम लोग हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान कर रहे थे। लगभग 14-15 तारीख से लगभग स्टार्ट किए थे करना, ठीक है। और अभी तक आके हम लोग सब खत्म कर चुके हैं। आज है दिसंबर 29, आज तारीख है 29/12/22। आज है 29 दिसंबर 2022। देखते हैं 2022 भी खत्म होने वाला। आपका कैसा रहा नहीं रहा आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि 2022 आप लोग का कैसा रहा। अच्छा वे में गुजरा या फिर खराब वे में गुजरा। यदि खराब वे में गुजरा तो क्या आने वाला समय में और इसको अच्छा किया जा सकता है। 2022 से ट्राई करना है कि 2023 इससे ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। तो हम लोग मेन मुद्दा का बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान। हम लोग यही टॉपिक था हम लोग का। हम लोग हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान हम लोग कर रहे थे, है ना। हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान हम लोग कर रहे थे। और ये पूरा आपको जान करके खुशी होगा कि जो दिसंबर का टारगेट हम लोग बना के रखे थे स्टार्टिंग में ही, जो भी इस चैनल पे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है, कि हम लोग स्टार्टिंग में ही हम लोग बताए थे कि दिसंबर का लास्ट टारगेट रहेगा कि हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान हम लोग खत्म कर देंगे। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान कल को ही खत्म हुआ। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं इसको, मतलब कि अभी तक जितना पढ़े हम लोग 10 क्लास में, अभी तक जो भी पढ़े हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान का शायद 10 क्लास हो चुका है, ठीक है। तो 10 क्लास में जितना अभी तक पढ़े हुए हैं सबका समराइज एक बार हम लोग करने वाले हैं। एक तरह से रिवीजन बोल सकते हैं। रिवीजन एक तरह का हम लोग तुलनात्मक रूप में हम लोग करेंगे। किस तरह करेंगे, एक साइड हम लोग चाइना को लेकर चलेंगे और एक साइड हम लोग लेके चलेंगे जापान को। एक साइड लेके चाइना को चलेंगे, एक साइड जापान को लेके चलेंगे। और स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव आया, इतिहास, क्योंकि मेनली बदलाव का ही हम लोग पढ़ते हैं कि इतिहास में क्या क्या बदलाव हो रहा है, वही बदलाव को इतिहास कहा जाता है। तो वही बदलाव हम लोग चाइना को पहले के संदर्भ से लेके अभी के संदर्भ तक हम लोग लेके चलेंगे। उसी तरह जापान में भी करेंगे कि ये दोनों में क्या क्या समानता है चाइना एंड जापान में, और क्या क्या विषमता है, क्या क्या दोनों से मेल खाता है, क्या क्या मेल नहीं खाता। तो उसके बारे में आज का पूरा लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता रहेगा। ये रिवीजन का एक, जो भी पहला ही टाइम ये वाला वीडियो देखने के लिए आ गया उनको तो हवा नहीं लगेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि बहुत कुछ समझा देने का, लेकिन हम लोग जितना भी यहाँ पे बात करेंगे ये पहले ऑलरेडी हम लोग इस सब के ऊपर बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। बहुत डिटेल से ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे उतना डिटेल से नहीं जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ उसको टच करेंगे कि हम लोग ये सब पढ़ लिए हैं और वो सब में क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग बस उतना देखेंगे ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं और क्या क्या एग्जाम में आने का आशंका है, ठीक है। तो 2019-22 का जो हम लोग BA पार्ट 3 का कर रहे हैं, 2019-22 का हर एक क्वेश्चन को हम लोग टच कर चुके हैं। आपको 2019-22 में एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि नहीं जाएगा, जा सकता है हालांकि, लेकिन जो भी इधर उधर जाएगा, यहाँ वाला जितना भी हम लोग लेक्चर कवर किए हैं उससे सब कुछ मिलता जुलता ही सब रहेगा। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। समझ गए कि आज को हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो पे बने हुए रहना, क्योंकि बीच में नहीं, अगर स्किप कर दिया। एक तो ऐसे रिवीजन वाला क्लास है, 10 क्लास को एक ही बार में समराइज करने वाला है, और ऊपर से आप स्किप मार दीजिएगा तो फिर समझ में आएगा नहीं कि क्या है नहीं है। एक तो वैसे भी ये वाला डायरेक्ट, अगर ये कोई देख रहा है तो डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। आप एक काम कीजिएगा, यदि यहाँ पे डायरेक्ट यदि पहुँच गए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में पेपर 8 हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाके सारा का सारा वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये वाला वीडियो बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा। और यदि वो स्टूडेंट जो कि बहुत हड़बड़ी में कि नहीं हमको एक ही बार में पूरा जान लेना है, तो उनको हम ट्राई करते हैं कि उनको एक ही बार में पूरा का पूरा बताने का हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान, ये आपका TMBU यूनिवर्सिटी का पेपर 8 का हिस्सा है। तो इतना दूर तक हो गया बात कि जरूरी है ना यार बात, उतना देर से तो सिर्फ पढ़ा ही रहे, उतना देर से हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान उतना देर से खत्म किया। तो आप जब समराइज करने का टाइम आया तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा बोलेंगे ना, इधर उधर तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा बोलेंगे। तो देखते हैं चाइना। सबसे पहले आपको मैप में याद होगा, स्टार्टिंग के टाइम में ही बताए थे कि मैप याद होना जरूरी है। चाइना का मैप हम लोग देखे थे कि ये वाला, यदि मान लेते हैं कि ये वाला इंडिया वाला पोर्शन है, तो ये पूरा का पूरा चाइना वाला पोर्शन है। ये पूरा का पूरा इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, ये पूरा का पूरा चाइना वाला एरिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा चाइना वाला एरिया है।
वहीं अगर जापान का बात करेंगे तो चाइना के संदर्भ में देखिए, चाइना वाला ऐसे ऐसे से गुजर गया चाइना, उसके बाद यहाँ से नीचे आता है कोरिया, 2 कोरिया, आपको पता होगा 2 कोरिया, उसके बाद ये आ गया जापान। तो हम लोग वो जापान के बारे में देख रहे हैं और यहाँ चाइना के बारे में देख रहे हैं। ऊपर में आपको मंगोलिया नजर आएगा, उससे ऊपर रसिया नजर आएगा और रसिया यहाँ तक नजर आएगा। आपको समझ आ गया, बात समझ में आ गया कि कहाँ किस प्लेस का हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किस प्लेस का हिस्ट्री पढ़ने वाला है। तो चाइना देखिए, सबसे पहला बात ये है कि दोनों में तो चूंकि हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो ये दोनों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक बंद दरवाजे का सभ्यता है। मतलब कि हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि बंद देश एक तरह से कह सकते हैं। बस ये भी बंद देश रहा है। बंद देश का मतलब क्या है कि ये लोग नहीं चाहते थे कि एक दूसरे को, मतलब कि दूसरा कोई आए, दूसरा को मेरा संस्कृति, मेरा सभ्यता, मेरा परंपरा पे हस्तक्षेप करे। ये लोग अपना स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहते थे। किसी से बाहरी आक्रमण से ना ही लोगों को लेना देना था और ना ही ये आक्रमण करते थे बाहर में। ये बस अपना राजपाट चलाते थे, बाहर से इसको कोई लेना देना ना चाइना को था और ना ही जापान को था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति गड़बड़ हुआ, धीरे धीरे स्थिति गड़बड़ हुआ, खुला द्वार का नीति लाया गया। ये दोनों का द्वार कैसे खुला, इस सब के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखे थे, प्रथम अफीम युद्ध। अफीम युद्ध को हम लोग कवर किए थे। अफीम युद्ध में भी 2 अफीम युद्ध, प्रथम अफीम युद्ध, दूसरा अफीम युद्ध। हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान में सबसे पहले हम लोग अफीम युद्ध पे ही चर्चा किए थे, जिसके बाद चाइना का दरवाजा खुल जाता है विदेशियों के लिए। विदेशियों के लिए चाइना का दरवाजा खुल जाता है। तो प्रथम अफीम युद्ध का हम लोग कारण देखे थे कि प्रथम अफीम युद्ध का कारण क्या क्या है, क्या क्या कारण था, याद है कि नहीं, कि थोड़ा मोड़ा भी ये सब भुला गया। ठीक है, अच्छा भुला गया तो कोई बात नहीं, वो रिकैप फटक से मार देते हैं। उस टाइम हमें यहाँ पे मंचू वंश का शासन था, आपको पता होगा मंचू वंश का शासन था। और मंचू वंश एकदम प्रबल कारण रहता है। जितना तरह का भी चाइना में युद्ध हो रहा होता है, विद्रोह जितना तरह का हो रहा होता है, सबसे आम भूमिका मंचू शासन का ही रहता है। ठीक है, मंचू शासन की अयोग्यता ये इसका पहला कारण हो जाता है। अफीम इसका बहुत बड़ा रीजन रहता है, अफीम का व्यापार। अफीम का व्यापार में क्या होता था कि विदेशी लोग चोरी छिपके बिना मंचू शासन के सरकार को बताए ही वो लोग चोरी छिपके अफीम का व्यापार किया करते थे। और हद तो तब हो गया जबकि 15% 4 साल में ही 15 साल में 4% का इजाफा अफीम व्यापार में हो गया, जिससे कि चाइना का जो अर्थव्यवस्था डामाडोल होने लगा। सब कोई को अफीम का लत लग गया, अफीम सब कोई को लेने का मन करने लगा, जिससे कि चाइना का जो राजकोष है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था, जिससे जनता लोग क्रोधित हो गए, परेशान हो गया। और वही रीजन रहता है अफीम युद्ध का। और भी बहुत सारा रीजन रहता है, ये आप लोग लॉन्ग वीडियो में हम अच्छा से डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां पे जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। और हम लोग दूसरा अफीम युद्ध के बारे में बात किए थे, फिर इसका कारण क्या था और इसका परिणाम क्या था। हम लोग ये भी देख चुके थे कि कारण और परिणाम क्या था। प्रथम अफीम युद्ध का कारण और परिणाम क्या था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, परिणाम स्वरूप नानकिंग की संधि हो गई थी। नानकिंग की संधि आपको याद होगा 1842 39 से 42 तक जो प्रथम अफीम युद्ध चलता है, 39 से 42 तक जो प्रथम अफीम युद्ध चलता है, उसके बाद क्या होता है, उसका नानकिंग की संधि होती है। नानकिंग की संधि में क्या होता है, नानकिंग की संधि भी हम पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छा तरीका से। नानकिंग की संधि में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स लोग ये चाहते थे कि जितना अधिकार दूसरा को दिया जा रहा है उतना अधिकार हमको भी मिलना चाहिए। अब सिर्फ 5 बंदरगाह हमको नहीं चाहिए, अब हमको ज्यादा बंदरगाह चाहिए। ये सब बात को उठाया गया। तो प्रथम अफीम युद्ध के बाद हम लोग देखते हैं कि नानकिंग की संधि संपन्न होती है। और द्वितीय अफीम युद्ध के बाद हम लोग देखते हैं तिनसिन की संधि संपन्न होती है। तिनसिन की संधि 1856। क्या कोई दिक्कत, तिनसिन की संधि हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चाइना का द्वार जो है पूर्ण रूप से खुल जाता है विदेशियों के लिए। प्रथम अफीम युद्ध में पूर्ण रूप से नहीं खुलता है, प्रथम अफीम युद्ध में ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ा खुलता है। लेकिन जब द्वितीय अफीम युद्ध होता है चाइना में, सेकेंड ओपियम वॉर जिसको कि बोला जाता है, तो सेकेंड ओपियम वॉर में सभी विदेशियों के लिए चाइना का दरवाजा खुल जाता है। अब सभी को यहाँ के दरवाजा
मतलब कि चाइना के साथ व्यापार कर सकते थे, चाइना के साथ घुल मिल सकते थे, सब कुछ आप चाइना के साथ कर सकते थे, जिससे कि चाइना का जनता लोग खुश नहीं था। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है कि विदेशी से चाइना का जनता लोग खुश नहीं था। और सेम चीज यहाँ पर भी था, हालांकि बाद में जाके यहाँ पे धारणा चेंज हुआ। अब इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नानकिंग की संधि हो जाता है 1842, नानकिंग की संधि, तिनसिन की संधि की भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद बहुत तरह तरह का विद्रोह हम लोग पढ़े। ये चीज 2 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग देखें टाइपिंग विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़े। टाइपिंग विद्रोह, अब ये टाइपिंग विद्रोह क्या था, इसके बारे में भी डीपली डिस्कशन हो चुका है। टाइपिंग विद्रोह में हम लोग देखें कि टाइपिंग विद्रोह एक ऐसा विद्रोह हो गया था चीन का धरती पे, जिसमें कि चीन का जो जनता था वो लोग नहीं चाहता था कि राजा, मतलब कि जो मंचू शासन जो शासन कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते थे कि अब जो है मंचू शासन लोग शासन करें। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे है जापान में। जापान में लोग ये चाहता था कि राजा को पुनः शक्ति पे बैठा दिया जाए, लेकिन चाइना में चाइना की जनता लोग ये चाहते थे कि राजा को शक्ति से हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि मंचू शासन लोग निरंकुशता का हद पार कर रहा था। स्टार्टिंग से ही हम बताते आए कि मंचू शासन किस तरह से क्रूरता करता था मजदूर के ऊपर, कृषक वर्ग के ऊपर, व्यापार के ऊपर, आर्थिक दृष्टि, सैन्य दृष्टि, सब में किस कदर मंचू शासन दुर्बल स्थिति से गुजर रहा था। तो वहाँ का जनता लोग पूरा नाखुश था इस सब चीज से, इसीलिए टाइपिंग विद्रोह हुआ। और टाइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए मंचू शासन क्या किया, विदेशी को बुलाया, विदेशी को बुला करके टाइपिंग विद्रोह को समाप्त किया गया। टाइपिंग विद्रोह इतना बड़ा विद्रोह चाइना में उत्पन्न हो गया कि उसको समाप्त करना कठिन हो रहा था। तो उसको समाप्त करने के लिए विदेशी को बुलाया गया। विदेशी में कौन? ब्रिटिश, रूसी, ये सबको बुलाया गया कि आप आइए और यहाँ पे जो है एक विद्रोह हो रहा है। मतलब कि मंचू शासन लोग, मंचू शासन का मतलब ये है कि सीधे बोलते हैं सरकार जो है विद्रोह को खत्म करने के लिए विदेशी को बुलाता है कि आप आइए। क्यों? क्योंकि संधि सब चल रहा होता है, तो इसको लगता है, सरकार को लगता है कि जनता को अब ऐसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसको विदेशी लोग का संपर्क में आने के बाद ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो टाइपिंग विद्रोह में विदेशी लोग को बुलाया जाता है, इसको कंट्रोल कर लिया जाता है कि नहीं। इससे क्या होता है, इसका परिणाम स्वरूप सब विदेशी लोग को यह पता चल जाता है कि मंचू शासन जो सत्ता पे स्थापित है वो बहुत कमजोर है, उससे चीन का जो जनता है वो लोग खुश नहीं है, बहुत ज्यादा कमजोर है। पूरा दुनिया को ये बात पता चल गया था कि चीन का सरकार अब उतना क्षमतावान नहीं है कि दूसरा का सैन्य व्यवस्था को झेल सके, मतलब कि दूसरा शक्ति का सामना कर सके। क्यों? क्योंकि वो खुद अपना शक्ति का जब सामना नहीं कर पा रहा है तो विदेशी का शक्ति का सामना वो कैसे करेगा। ये एक संदेश जाता है पूरा का पूरा विश्व में। उसके बाद तो विदेशी लोग चाइना में व्यापार करना इतना तेजी से स्टार्ट कर देता है कि व्यापार एकदम पूरा होने लगता है और चाइना धीरे धीरे बर्बाद होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखें टाइपिंग विद्रोह होने के बाद हम लोग बॉक्सर विद्रोह देखें। बॉक्सर विद्रोह में क्या था, एक जैसे कि बॉक्सर नहीं होता गुस्सा गुस्सी वाला, तो बॉक्सर का एक समुदाय मिलके चाइना का सरकार के ऊपर धावा बोल दिया का मतलब यहाँ पे ये है कि विद्रोह स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये लोग जो है, ये लोग थोड़ा उग्र प्रजाति के, क्रांतिकारी और समाज को सुधारने वाला, एक तरह से हम लोग उस तरह बोल सकते हैं। तो इन लोगों ने भी भरसक प्रयास किया मंचू शासन के चुंगल से दूर होने का भरसक प्रयास किया गया इनके द्वारा, लेकिन ये भी असफल हुआ। अब देखते हैं कि सब तो असफल हो रहा है तो सफल कहाँ पे होगा। तो हम लोग बात करते करते एक और क्वेश्चन के ऊपर डील किए थे, चीनी क्रांति जो कि 1911 का रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। चीनी क्रांति 1911 बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और बहुत डिटेल से इसको कवर भी कर चुके हैं। आप लोग जो भी इस वीडियो को डायरेक्ट यदि देख रहे हैं तो आपको तो समझ में आ नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे तो डिटेल से हम बता ही नहीं रहे। यहाँ पे तो सिर्फ मोटा मोटी ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या हुआ, हम लोग पिछले 10 क्लास में क्या क्या पढ़े। एक बार हम लोग रिकैप कर रहे हैं, है कि नहीं। एक बार हम लोग रिकैप कर रहे हैं, रिवीजन इसको बोल सकते हैं कि एक बार हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कि एक ही बार में शुरू से लास्ट तक हम लोग चले जाए मोटा मोटी तौर पर। तो चीनी का 1911 की क्रांति में क्या हुआ था,
1911 क्रांति चीन के इतिहास में बहुत बड़ा घटना रहा। जो घटना 1868 में यहाँ पे हुआ वही चीज चीन में 1911 में हो गया। 1911 में क्या किया गया, मंचू शासन का खत्म कर दिया गया और बदले में एक नया पार्टी का स्थापना किया गया। मंचू शासन अब जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब जनता के ऊपर किसी प्रकार का कर उतना लादा नहीं जाएगा, कृषक वर्ग को सुधारा जाएगा, मजदूर वर्ग को सुधारा जाएगा, शिक्षा में नया सुधार किया जाएगा, महिलाओं के लिए नया सुधार किया जाएगा। तो ये तरह तरह की बातें, मतलब कि राष्ट्र को ऊंचा करने की बातें 1911 के क्रांति के परिणाम स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जितना भी क्वेश्चन है, एक तो इसका हम लोग कारण देखे थे और ऊपर से हम लोग इसका परिणाम देखे थे। तो इसी में हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाता है। चीन का 1911 की क्रांति बताते के दौरान हम आपको sun यat-sen से रूबरू कराए थे। sun यat-sen कौन था, और उसके लिए एक अलग से टॉपिक हम आपके डिस्कस किए थे कि sun यat-sen को उपलब्धियों का वर्णन करें। sun यat-sen का उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। sun यat-sen में हम आपको बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे वो जन्मा। 1833 में वो जन्मा, उसके बाद वो होनोलुलु गया, उसके बाद हांगकांग गया, डॉक्टरी का शिक्षा प्राप्त किया, कैंटीन गया, कैंटीन में मिला, वो एक नया पार्टी का निर्माण किया। पार्टी का नाम याद है? पार्टी का नाम याद है कि सब खाली वीडियो ऐसे देख देख के पार कर गए हैं। पार्टी का नाम था, दो पार्टी था। एक पहले पार्टी था जिसको कि स्टार्टिंग टाइम पीरियड में बनाया गया था, और एक बाद का पार्टी था जो कि इसी का नाम चेंज करके रख दिया गया था। नाम याद है? दूसरा पार्टी का नाम बताते हैं। दूसरा पार्टी का नाम था मोइत्सो, अरे नहीं, अरे नाम कैसे याद भुला गया, थोड़ा दिमाग से स्लिप कर गया, लेकिन याद है। sun yat-sen जो पार्टी बनाया, स्यांग कोई सेक, तो वो तो बंदा था। और मतलब थोड़ा अजीब नाम है ना, इसमें थोड़ा अजीब नाम है, इसीलिए जो ना थोड़ा याद करने में दिक्कत रहता है, दिमाग से स्लिप कर जाता है। लेकिन ऑप्शन बैठाएगा तब तो मारे दिया जाएगा। माउथ से ट्यूं नहीं, अच्छा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कॉपी वॉपी सब यहीं पे अवेलेबल है। याद रहना चाहिए था लेकिन याद रहा नहीं, तो आप क्या ही बोल सकते हैं। हाँ, तुंग मेंग हुई। sun yat-sen स्टार्टिंग में एक दल बनाया जिसका नाम था तुंग मेंग हुई। इसी का नाम बाद में बदल करके मुसो तुआंग किया गया। बाद में बदल करके क्या किया गया? कुओमिंतांग। एक बार में याद नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, इसको इसी तरह रिवीजन यदि करते जाए तो वो याद हो जाएगा। कुओमिंतांग इसका दूसरा दल था, और पहला तुंग मेंग हुई। sun yat-sen ने दल बनाया तुंग मेंग हुई, और इसको आगे जाकर के नाम चेंज हो गया और नाम रखा गया क्या? कुओमिंतांग। इसका हम बताए थे कि कुओमिंतांग का सिद्धांत क्या क्या है, ये क्या क्या करना चाहता था, ये हम sun yat-sen की उपलब्धियों में सब कुछ डिटेल्ड से बताए हुए थे। याद है ना सबको? तो इतना चीज पे हम लोग चर्चा कर चुके थे, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान हम लोग खत्म हो चुका है, इसीलिए एक बार समराइज कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को हम बोले थे कि दिसंबर में खत्म हो जाएगा, तो दिसंबर में ही खत्म कर दिए हैं, ठीक है। तो इतना कुछ हम लोग कितना 6 क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन हम लोग चाइना में, हिस्ट्री ऑफ चाइना में अकेला 6 क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ चाइना से हम लोग पढ़ लिए हैं। तो इससे तो कहीं इधर उधर आने का तो कुछ सवाल ही नहीं होता, और यदि आ गया तो आप इसके दम पे जो है दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। इतना कुछ आपको चाइना के बारे में आप पता होगा। हम लोग चाइना का सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं किए, चाइना का हिस्ट्री को पढ़े, चाइना को हिस्ट्री को पूरा जड़ से समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी बहुत कुछ तो छूट ही जाता है। इतिहास जब हम लोग मतलब कि इंडिया का जब इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन से लेके पूरा आधुनिक काल, स्वतंत्रोत्तर भारत के बाद भी हम लोग पढ़ते हैं, कितना लंबा है। लेकिन वही अगर चाइना जापान का बात करें तो कितना जल्दी एक ही मंथ में खत्म हो गया। तो इसीलिए मतलब जितना जरूरत है उतना ही आदमी पढ़ता है, उतना स्टूडेंट को ही पढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा इधर उधर हाथ पर नहीं मारना चाहिए। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि हम लोग को आगे काम देगा, और उस पर हम लोग जरूर बात करेंगे, लेकिन हम लोग कभी और बात करेंगे जब आप लोग का एग्जाम टाइम नजदीक आ जाएगा, उसके ऊपर हम लोग उसके बाद बात करेंगे। जैसे कि चाइना जापान युद्ध है,
जैसे कि चीन जापान का युद्ध है, जैसे कि मंचूरिया संकट है, वैसे तो ये वाला इधर वाला टॉपिक है, मंचूरिया संकट। और बात करें तो सियांग कोई शेक की उपलब्धि, जिसको कि राष्ट्रपति बना दिया जाता है, सियांग कोई शेक का उपलब्धि। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगे वर्ल्ड हिस्ट्री में जुड़ने के लिए मतलब कि जुड़ता है। यदि हम लोग अभी ही अच्छा से समझ जाए तो आगे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे हम लोग यहाँ पर से ही। तो चाइना में हम लोग इतना कुछ पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सारा टॉपिक आप लोग का क्लियर होगा, आप लोग के पास नोट्स अवेलेबल होगा। नोट्स हम भी आप लोग को बहुत कुछ देते ही जा रहे हैं, और ये सब टॉपिक आप लोग का क्लियर होगा। इसमें से यदि कहीं भी कोई टॉपिक यदि आप लोग का नहीं क्लियर है तो एक बार वो वीडियो को जाके देखिए, और वीडियो में नीचे यदि नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे हम ट्राई करेंगे उसको बता देने का। ये तो बात हो गया चाइना पे। अब जापान का बात करते हैं। जापान में क्या हो रहा था, जापान का इतिहास मतलब पहले से अभी तक। और एक बात, कुओमिंतांग दल जो ये बना, बाद में जाके कम्युनिस्ट लोग से, कम्युनिस्ट सरकार के साथ बाद में ये लोग पैचअप कर लिया, संधि कर लिया। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आप लोग को साम्यवाद बताए थे, कम्युनिज्म बताए थे, साम्यवाद। तो 7 टोटल क्वेश्चन चीन में हम लोग कवर कर चुके हैं। साम्यवाद को बहुत डिटेल से 40 मिनट का, हर एक वीडियो मेरा 40 मिनट का, अफीम युद्ध 40 मिनट, ये भी 40 मिनट, इसका कारण 40 मिनट, क्योंकि जिसमें भी जाते हैं उसमें पूरा गहराई में जाने का ट्राई करता हूँ, इसीलिए जो है 40 मिनट लग जाता है। बहुत कोई को पता नहीं चलता है कि मतलब कि नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को 5-6 मिनट, वो सब स्टूडेंट को सिर्फ चाहिए कि 5-6 मिनट में पूर्ण ज्ञान मिल जाए। तो 5-6 मिनट में पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है। पूर्ण ज्ञान तो खैर इतना में भी नहीं मिलता है, लेकिन एक तरह से ट्राई करते हैं कि उतना ज्ञान जरूर मिल जाए जो कि हम लोग को काम आ जाए, आगे में काम आ जाए। क्योंकि टारगेट ग्रेजुएशन को खत्म करना ये आप लोग का हम चाहते हैं कि ना हो, कि सिर्फ ग्रेजुएशन पास कर जाए, उतना टारगेट आप लोग मत रखिए। यदि उसके लिए टारगेट रखते हैं तब तो गैस पेपर आप लोग के लिए काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, गैस पेपर से पढ़ो, पास तो हो ही जाना है। इतना सिस्टम खराब है, क्या जरूरत है कि पहले से बता के रखो कि 4 क्वेश्चन ये फलना 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 आने वाला है। स्टूडेंट को बताओ ही मत, तब ना वो अच्छा से तैयारी करेगा कि हाँ कुछ भी आ सकता है। पहले से ही 4 क्वेश्चन पता है, 1 साल का टाइम रहता है, 7-8 महीना टाइम तो जरूर रहता है। अब मात्र 4 क्वेश्चन करने में 7-8 महीना का समय। अभी हम लोग जैसे कि पार्ट 3 में आप लोग का है 4 पेपर में 16 क्वेश्चन टोटल आता है। 16 क्वेश्चन के लिए 7-8 महीना, ये क्या मतलब है। और हम लोग 7-8 महीना में भी उसमें बहुत कोई का वो भी कवर नहीं होता। 7-8 महीना में भी हम लोग लास्ट टाइम में पूरा गैस पेपर मार्क खोज रहा है, ऑब्जेक्टिव खोज रहा है, कुछ कर रहा है। तो वो सब सिर्फ ग्रेजुएशन पास करने के लिए वो सब है। यदि अगर आगे अच्छा करना है तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, आगे तब रिलेट कर पाएगा आगे, ठीक है। तो हालांकि इस सब बारे में तो हम बताते ही रहते हैं वीडियो में अपना। अब देखते हैं जापान भी एक चाइना के तरह ही बंद दरवाजा वाला सभ्यता रहा है। ये लोग भी नहीं चाहता था कि मेरा संस्कृति, मेरा सभ्यता में कोई दूसरा को हस्तक्षेप करे, ये जापान नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे करके हस्तक्षेप, तो आपको पता ही है कि ब्रिटिश लोग इतना साम्राज्यवादी, यूरोपीय देश जो है इतना साम्राज्यवादी लोग था, अपना अंपायर को बड़ा करना। अंपायर का मतलब व्यापारिक के टर्म में अंपायर का बात कर रहे हैं। वो लोग ये नहीं चाहता था कि हम अपना सत्ता स्थापित करें। सत्ता स्थापित करने का ख्याल यूरोपीय लोग को नहीं था। उन लोग का सिर्फ ये ख्याल था कि हम लोग व्यापार करते हैं, हम लोग जापान में मतलब एशिया वाला रीजन में हम लोग व्यापार करते हैं। अमेरिका भी उन लोग गया व्यापार करने के लिए। आपको पता होगा कि स्पेन खोजने निकला कुछ और खोज डाला कुछ और। कोलंबस मतलब खोजना सोचा कि इंडिया जाके खोजेंगे, लेकिन खोज लिया वो जाके अमेरिका। मैप पता ना कि इसे इधर इधर हम क्या कर रहे हैं, ये सब मैप का कमाल है। मैप में मतलब स्पेन से ऐसे आओगे तो यहाँ पे मिलेगा इंडिया, और मैप में स्पेन से ही चलना स्टार्ट किया, यहाँ जाके अमेरिका में टकरा गया, अमेरिका का तट पे टकरा गया। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिका ही रहने वाला है, इसीलिए अभी से ही यदि हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान यदि आप लोगों का छूट गया तो बाद में इसको भी कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पे आप लोग स्टार्टिंग से ही बने हुए रहिएगा, ठीक है। तो जापान एक बंद दरवाजा की तरह था, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे भी विदेशी लोग का आना स्टार्ट हो जाता। तो जापान का द्वार कैसे खुला? सबसे पहले
जापान का इतिहास में सबसे पहले यही जानने का है। इतिहास का मतलब ये है कि इससे पहले जो राजा वाजा शासन कर रहा था वो सबके उतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि उतना डीप से ना आपको ग्रेजुएशन में क्वेश्चन पूछेगा और ना ही आपको आगे एग्जाम में, सिविल में कहीं भी नहीं पूछेगा। अगर पूछ लिया तो आपका बैड लक है। इसका मतलब पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है। जीके जीएस का मतलब होता है कि सब कुछ पूछने का, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से एक बात कर सकते हैं हम लोग कि इस तरह का नहीं पूछता है कि जापान में बताओ कि 4वीं शताब्दी में कौन शासन कर रहा था, क्योंकि किताब अवेलेबल हम बताएंगे बंद दरवाजा ये लोग का, तो इन लोग के बारे में कैसे पता चलेगा, कोई स्रोत ही नहीं, तो फिर कैसे आदमी को पता चलेगा कि जापान में इस तरह का इतिहास रहा है, जापान में ऐसा ऐसा रहा है। तो इसीलिए वो सब उतना डिटेल में उतना नहीं जाते। तो जापान का द्वार कैसे खुला हम लोग यहाँ से कवर किए हुए थे। जापान का द्वार विदेशियों के लिए कैसे खुल गया, सबसे पहला क्वेश्चन यही था। और इसमें हम बहुत डिटेल से आपको अच्छा से बताए थे कि अमेरिकी वाला लोग कैसे आया यहाँ पे, कैसे जो पेरी जो है, जनरल पेरी यहाँ पे जापान में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद चेतावनी जापान को दिया जाता है कि 1 साल बाद मैं फिर लौटूंगा, यदि इसका जवाब मतलब कि इसका जवाब अच्छा वे में तुमको देना। मतलब नहीं बताए थे आपको, यड्डो की खाड़ी में क्या किया था कैप्टन पेरी जो है, यड्डो की खाड़ी में जाके 3 जहाज जाके खड़ा कर दिया, मतलब कि दूर में खड़ा कर दिया। और जापान वाला लोग को बोला कि खड़ा करने का अनुमति दे दो, तो जापान लोग बोला कि नहीं, खड़ा करने का अनुमति मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जापान वाला लोग नहीं चाहता था कि विदेशी लोग हस्तक्षेप करें। तो जापान वाला बोला कि नहीं, ये कहानी है 1853 का, ये कहानी है 1853 का, आपको बहुत डिटेल से पढ़ा चुके हैं सब चीज, ठीक है। हालांकि पेरी उससे पहले भी आया था, लेकिन 1853 में जब आता है तो क्या करता है, जहाज तो खड़ा कर दिया और अनुरोध करता है, तो जापान बोलता है नहीं नहीं देंगे। तो पेरी बोलता है कि ठीक है, 1 साल बाद हम फिर आएंगे और जितना हम सेना लेके अभी आए उससे दुगना सेना लेके हम आएंगे, दुगना 3 गुना सेना लेके आएंगे। तो 1854 में फिर आता है, ये 1854 में पेरी आता है। तब तक जापान लोग तब तक ये सोच रहे होते हैं कि हम लोग करें क्या, हम लोग विदेशी का विरोध करें या विदेशी का साथ दें। 2 कंडीशन आता है, और ये वाला चीज हम वीडियो में बता के थक चुके हैं। एक आता है विदेशी के साथ, और एक आता है विदेशी के विरुद्ध। विदेशी के विरुद्ध 2 तरह का बात होता है, 2 तरह का बात आता है, मतलब कि 2 तरह का मत, ये विदेशी को लेकर 2 तरह का मत आता है। पहला मत ये रहता है कि विदेशी के साथ, मतलब विदेशी के संपर्क में हम रहे। अभी मान लीजिए कि यदि आपको ज्ञानी बनना है, क्या बनना है, यदि आपको नॉलेजेबल आदमी बनना है, कि कोई भी चीज का बात कर रहे हैं, कोई भी चीज में यदि आपको नॉलेजेबल आदमी बनना है, तो आप नॉलेजेबल आदमी सबके साथ बैठोगे तभी आप नॉलेजेबल आदमी बन सकते हो, ठीक है। आप नहीं तो आप चाहोगे कि अकेले ही हम तरक्की कर लें, अकेले ही सब कुछ कर लें, तो तरक्की करना है, अकेले किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको वक्त लगेगा। अकेले तैयारी में आपको वक्त लगेगा। वही मान लीजिए कि अकेले तैयारी करते करते आपको 10 गो पेड़ काटना है, 10 गो अकेले पेड़ काटना है, और आप दूसरा बंदा को देख रहे हैं, ये भी 10 गो पेड़ काट रहा है, लेकिन इसके पास तकनीक बहुत बेमिसाल तकनीक है। ये रेती से पेड़ काट रहा है, और ये जो वो जो नहीं होता है, जो बड़ा बड़ा पेड़ काटने वाला लोग जो घर से चला देता है, उसके बाद कट जाता है, तो वो इसका यूज कर रहा है। तो आप जरा दिमाग लगाइए कि तकनीकी मामले में कौन आगे है। तकनीकी मामले में यही आ गया जो कि घर से करके काट दे रहा है, बहुत मोटा मोटा पेड़ को बहुत आसानी से बिना शारीरिक ज्यादा काम करके खत्म किया जा सकता है। तो ये आदमी चाहेगा कि इसको जो है, इसके साथ हम मित्रता कर लें, इसके साथ हम दोस्ती कर लें, ताकि इसका जो घर वाला जो उसको क्या बोलता है पता नहीं, आप कमेंट कीजिएगा यदि आपको पता है तो, ठीक है। तो ताकि उसका हम ये वाला सामान ले लें या खुद से उसको डेवलप कर लें, और फिर हम उसको पेड़ काटने में मदद करें, मतलब कि हमको मदद मिल जाएगा। तो ये होता है विदेशियों का साथ वाला समर्थन का मतलब यही था कि हम विदेशी के साथ में रहें, विदेशी का संपर्क में रहें, विदेशी का शिक्षा प्राप्त करें, विदेशी का यहाँ विदेशी का मतलब ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, अमेरिका और साथ साथ यूरोपियन कंट्री का भी बात कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे आ रहा था, जैसे कि फ्रांस, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि ब्रिटेन, जैसे कि रसिया। तो ये सब कंट्री जो आ रहा था, तो जापान में यही मत को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया। और एक तरफ था विदेशी के विरुद्ध, बहुत लोगों का ये कहना था कि नहीं, विदेशी का कोई संपर्क, जो कि चाइना कर रहा था। चाइना क्या कर रहा था कि नहीं, विदेशी लोग का साथ ही नहीं रहना है हमको, विदेशी लोग का हमको साथ नहीं देना है, उनका साथ नहीं रहना है, जिसके कारण कि चाइना
में अलग चीज सीन क्रिएट हो गया और यहाँ पे अलग सीन क्रिएट हो गया। ये अभी विकसित देश है, ठीक है, ये अभी जापान अभी विकसित देश है। कैसे इसका औद्योगिकीकरण हुआ वो भी हम इसको आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो विदेशी का साथ ये द्वार कैसे खुला, सबसे पहला क्वेश्चन हम इसके ऊपर बात किए थे। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मेइजी पुनर्सुधार हम लोग देखे, मेइजी पुनर्स्थापना हम लोग देखे। मेइजी पुनर्स्थापना क्या है, बहुत कोई पता नहीं होगा मेइजी पुनर्स्थापना क्या। इसके ऊपर हम लोग 80 मिनट का डिटेल वीडियो इसके ऊपर मेइजी पुनर्स्थापना के बारे में अपलोडेड है कि शोगुन क्या है, सात्सुमा क्या है, शोगुन क्या है। तो जापान का हिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ बेसिक वर्ड है वो सबको आपको जानना पड़ेगा। सामंत व्यवस्था किस प्रकार से जापान में अपना चरम स्थिति पे था। सामंत लोग जिस प्रकार यहाँ पे मंचू शासन कर रहे थे, जिस प्रकार मंचू शासन का यहाँ पे शासन चल रहा था, उसी प्रकार यहाँ पे शोगुन का शासन चल रहा था। शोगुन कौन है? शोगुन है सामंत। शोगुन सामंत, एक सामंत के समूह को शोगुन कहा जाता है। और डिटेल से शोगुन क्या है ये बात हो चुका है, ठीक है, इसीलिए फिर से बात करना कोई जरूरी नहीं है। तो सामंत व्यवस्था पूरा जोरों शोरों पे चल रहा था। जो चीज यहाँ पे मंचू शासन कर रहा था वही चीज यहाँ शोगुन कर रहा था। मंचू शासन क्या कर रहा था यहाँ, अब हम लोग एक दूसरे को रिलेट करने का ट्राई करते हैं जिससे कि बहुत आसान तरीका से दोनों समझ में आ जाए। हिस्ट्री ऑफ चाइना भी, हिस्ट्री ऑफ जापान भी, क्योंकि अंतर ज्यादा नहीं है, सिर्फ नाम का अंतर है, काम एक ही चीज हो रहा है दोनों जगह पे। और साथ में अगर इंडिया भी ले लेते हैं तो इंडिया में हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया में भी एक ही काम हो रहा है, बस नाम अलग अलग है, ईयर अलग अलग है, लेकिन बदलावट, जो बदलाव हो रहा है वो लगभग एक ही तरह का बदलाव हो रहा है। चाइना में क्या था, चाइना में राजा लोग रहता था, और सॉरी इंडिया में यहाँ पे राजा लोग रहता था, जैसे कि मराठा का पेशवा हो गया, हैदराबाद का निजाम हो गया, अवध का नवाब हो गया, बंगाल का नवाब हो गया, मैसूर का जो टिप्पू सुल्तान हैदर अली सब हो गया। तो यहाँ पे राजा वाला फॉर्मेट में अवेलेबल था, ठीक है। मॉडर्न इंडिया से कनेक्ट करवा रहे हैं हम, वो पहले का कनेक्ट नहीं करवा रहे मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पे राजा वाला सब था। यहाँ पे जो शासन चल रहा था इसमें एक सत्ता था मंचू के अंडर पूरा का पूरा चाइना का कंट्रोल था। अब बहुत ज्यादा ये लोग जाति कर रहा था जनता के ऊपर। सेम चीज यही वाला था सामंत, जापान में सेम चीज यही था। तोकुगावा का सामंत जो था, तोकुगावा इसको बोलता है, इसका नाम था शोगुन। तो शोगुन लोग भी सेम वही चीज कर रहा था, जनता के ऊपर प्रताड़ित, कृषक को नहीं रहने दे रहा था, मजदूर वर्ग को परेशान कर रहा था, महिला वर्ग को परेशान कर रहा था। आजू बाजू के सामंत, मतलब ये तो ताकतवर सामंत हो गया, जो बाकी सामंत है सोत्सुमा, चोमू, सीलोन और बाकी तरह तरह का जितना तरह का सामंत है वो सबको परेशान किया करता था। अब यहाँ के संदर्भ में देख सकते हैं ये राजा लोग, जैसे मराठा लोग जैसे कि हैदराबाद को परेशान करता था, दिल्ली को परेशान करता था, जिस प्रकार वो लोग दूसरा को परेशान किया करते थे, उसी प्रकार यहाँ पे एक शोगुन था जो कि बाकी सबको परेशान किया करता था, ठीक है। तो वो लोग शोगुन लोग क्या किया, एक विद्रोह किया कि नहीं अब जो है शोगुन, बहुत दिन तक सामंती व्यवस्था जापान में चले आ रहा था, तो उन लोग सब मिल के डिसाइड ये किया कि अब ये व्यवस्था को खत्म करते हैं, अब पुनः से राजा का सत्ता स्थापित करते हैं जापान में। ये बात जापान में किया गया। तो यही चीज मेइजी पुनर्स्थापना किया कहलाया। मेइजी का मतलब ये है कि जापान में इसको बोलता है शानदार, या फिर ये मतलब कि एक गद्दी, एक पद है मेइजी, जिसमें कि राजा का सिंहासन एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका से राजा को पुनः सिंहासन में वापस करने का जो प्रणाली रहा, पैटर्न रहा, तरीका रहा, क्रिया रहा, तो उसी को बोलते हैं मेइजी पुनर्स्थापना। मतलब कि राजा का शक्ति को पुनः स्थापित कर देना। पहले राजा का शक्ति था, बीच में आ गया सामंत का शक्ति, बहुत लंबा एरा तक सामंत का शक्ति चला। सामंत लोग अपना सैनिक रखने लगे, अपना सेना रखने लगे, जिसको कि सामुराई कहा गया, ये हम आपको बता चुके हैं। तो वो लोग धीरे धीरे प्रताड़ित करने लगा सबको। तो सब मिलके एक संगठन बनाया और संगठन मिलके शोगुन को हटा दिया। आपको पता होगा, आपको याद होगा कि लास्ट शोगुन कौन था, लास्ट शोगुन का नाम था केकेई। ये यही लास्ट शोगुन था जिसको कि सत्ता से हटा दिया जाता है और नया राजा जिसका नाम रहता है मुत्सुहितो। इसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीका से इसका स्पेलिंग दिया हुआ है, मुत्सुहितो याद रखना है, ठीक है। तो केकेई लास्ट शोगुन को हटाया गया, मुत्सुहितो को पुनः रखा गया।
रखा गया वो तो ठीक है 1911, तो अच्छा सॉरी 1911 1868 का बात हो रहा है। 1868 में ये कहानी हुआ था कि अब जो है सामंत व्यवस्था खत्म होगा, अब जनता का शासन होगा। उसके बाद हम आपको तीसरा में मेजी पुनर्स्थापना का परिणाम बताए थे। परिणाम कि क्या क्या इसका परिणाम रहा, बहुत तरह तरह का परिणाम रहा, और यहीं से जापान का आधुनिकीकरण स्टार्ट होता है। बैंक ऑफ टोक्यो का स्थापना हो जाता है, अलग अलग तरह का बैंक स्थापना, डाक का स्थापना हो जाता है। उसके बाद शिक्षा में आपको पता है, शिक्षा में ये नीचे शिक्षा के लिए अलग देश अमेरिका, माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग देश, और तकनीकी शिक्षा के लिए अलग देश। तकनीकी शिक्षा के लिए जर्मनी, नीचे शिक्षा के लिए अमेरिकन मॉडल, और मध्य शिक्षा के लिए फ्रेंच मॉडल। ठीक है, ये वाला शिक्षा नीति को अपनाया गया जापान के द्वारा कि जो सबसे नीचे है वो अलग देश का शिक्षा प्राप्त करेगा, जो 10th to ग्रेजुएशन चला गया वो अलग शिक्षा प्राप्त करेगा, और जो तकनीकी के मामले में जाना चाहता है वो जर्मनी से शिक्षा प्राप्त करेगा। इस तरह का नियम जापान में लाया गया। जापान जब ये हुआ तो जापान का 1889, ठीक है, 1889 में वहाँ का विधान लागू किया गया और 5 अनुच्छेद के साथ यहाँ का विधान को पारित किया गया, जिसमें कि समानता, स्वतंत्रता, किसी को उच्च नीच का भेदभाव नहीं होगा, और एक राष्ट्रीयता की भावना, वहाँ का आदमी लोग खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी अपना देश को देगा, मतलब नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना। तो इस तरह का चीज़ जो है जापान में स्टार्ट हो गया, और वहीं पर से जापान का आधुनिकीकरण भी स्टार्ट हो गया। तो आधुनिकीकरण के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका है। आधुनिकीकरण, जापान का आधुनिकीकरण कैसे हुआ और अभी तक हो रहा है। जापान आपको पता होगा 1945 में 2 बॉम्ब, हिरोशिमा और नागासाकी पे लिटिल मैन और लिटिल वार फैट मैन, ठीक है, तो ये दोनों परमाणु बम का नाम रहता है। तो वो दोनों को जापान के ऊपर गिराने के बाद भी आपको हिरोशिमा और नागासाकी पता है कहाँ पे दिखेगा? आपको एक चीज, एगो यहाँ दिखेगा और एगो लगभग यहाँ पे, हिरोशिमा नागासाकी। तो ये दोनों जगह बम गिराने के बाद, परमाणु बम गिराने के बाद, फिर भी जापान एक राष्ट्रीय शक्ति, एक विकसित देश बन के कैसे खड़ा हो गया, ये हम लोग यहाँ पर से समझ सकते हैं कि जापान का आधुनिकीकरण होना कैसे स्टार्ट हो गया, जापान कैसे कैसे आगे बढ़ता चला गया। तो इतना कुछ हम लोग जो है हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान में इतना कुछ बात कर चुके हैं। तो जिनको भी ये लग रहा होगा, ये तो हवा वाला क्लास आप लोग को चल गया होगा, ठीक है, लेकिन जो मेरा पिछला 10 क्लास जो मेरा हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान इस वीडियो पे बने हुए हैं, मतलब कि इस चैनल पे जिन्होंने भी वो 10 क्लास किया हुआ है, उनको ये वाला क्लास बहुत बेनिफिशियल लगा होगा कि चलो एक बार रिवीजन हो गया। और आप लोग भी अपना रिवीजन जो है एक बार कॉपी उल्टा करके एक बार करो, और एक बार मन में ही शुरू से लास्ट तक जो है एक बार खुद से आप लोग देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस तरह हम जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ खत्म किए, बीच में से ये तुंग मिंग हुई और कुओं मिंतांग, ये थोड़ा अटपटा नाम इसीलिए भूल गए थे, ठीक है। तो उस तरह का आप लोग भी ट्राई करो कि एक बार स्टार्टिंग से लास्ट तक पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे, और जहाँ बीच में दिक्कत हो रहा है वहां पे एक बार उल्टा करके देख लो कि हाँ यहाँ पे ये वाला चीज है। ये बेहतरीन रिवाइज होता है। आप लोग एक बार रिवाइज करके इस तरह का देखो। अब क्या है कि हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान से आपको कुछ भी क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछ लिया जाए आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कि इससे अलावा भी यदि कुछ पूछ लिया जाए, तो थोड़ा मोड़ा दिमाग आप लोग जरूर लगाओ कि अच्छा पहले ऐसा ऐसा हो रहा था, तो शायद ये चांस है कि ये हो सकता है। जैसे कि अभी जापान तरह तरह का करंट अफेयर आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। जापान तरह तरह का न्यूक्लियर जो है उस चीज में काम कर रहा है। तो यहाँ पर से वो विदेशियों लोग का साथ रहना स्टार्ट किया, विदेशी लोग से सीखना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण कि आज आधुनिकीकरण का चरम लेवल पे जापान कितना बड़ा देश है। जापान छोटा सा एक द्वीप ही तो है, और क्या है, द्वीप है, लेकिन फिर भी आज भारत से जीडीपी, मतलब भारत से भी थोड़ा आगे पहुंच चुका है एक शक्तिशाली पावर के रूप में। तो चाइना और जापान का यही मोटा मोटी इतिहास रहा है, जो चीज हम लोग अभी तक जो चीज पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए चाइना में हम लोग को माओ जेडांग, माओवादी हम लोग को चाइना में वो कर लेंगे, ठीक है। ये आपको एग्जाम टाइम जब आएगा ना तब बिठो करवाएंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1894 का जो युद्ध हुआ था हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे।
और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझको लगता है कि इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में के लिए, मतलब यदि आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेके चलते हैं कहीं एग्जाम सब में, तो वो लोग आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वो सब हो रहा जाएगा। तो वो सब को हम लोग, आप लोग का जब पार्ट 3 का एग्जाम होगा, आपको पता होगा कि ये पार्ट 3 के लिए हम बना रहे हैं, तो पार्ट 3 का आप लोग का 19-22 सेशन जब एग्जाम होगा तो उस टाइम में हम आपको ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे, उस टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे, ये पूरा चाइना जापान का ऑब्जेक्टिव। वैसे अभी भी आप यदि पलटा करके ऑब्जेक्टिव भी आप खुद से ही मारने का ट्राई करेंगे ना, तो खुद से भी आप लोग बहुत सारा मार सकते हैं। बस कुछ कुछ जो है नहीं मराएगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन है ऐसा जानबूझ के रहता है कि वो ना हो का मतलब कि डीपली पढ़ना होगा उसके लिए। इधर तो TMBU दे दिया कि चलो 4 गो क्वेश्चन करना है, 4 गो आंख मूंद के किसी ना किसी तरह कर लेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा मोड़ा तो पढ़ना जरूरी है ना। और यहाँ पे जितना कुछ भी हम लोग अभी देखिए कितना क्वेश्चन किया है, 7 क्वेश्चन इधर किया है और 1 2 3 4 क्वेश्चन इधर से। टोटल हम लोग हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान से 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। और हम आपको स्टार्टिंग में 5 ही क्वेश्चन बोले थे कि करेंगे, लेकिन हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। 11 क्वेश्चन कर चुके हैं मतलब पूरा तरह से आंसर नहीं, मोटा मोटी आपको उसका खाका बता चुके हैं। औद्योगिकीकरण जैसे कि आधुनिकीकरण जापान का, ये लिखा के आपको नहीं बताया, लेकिन जब हम ये मेजी पुनर्स्थापना का जब परिणाम बता रहे थे तभी ही हम आपका आधुनिकीकरण को भी क्लियर कर दिए थे। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत बड़ा पोर्शन को हम लोग चाइना जापान में हम लोग कवर कर चुके हैं। इसीलिए इस चैनल में बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता आपको ये नहीं है कि इस चैनल को देखने के बाद भी क्या कहीं दूसरे चैनल में जाना पड़ेगा। तो ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप इस चैनल को देखिए, दूसरा चैनल को देखिए, यूट्यूब में जितना भी चैनल है सबको देखिए, सब में वही टॉपिक पढ़िए। हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको जिस तरह पढ़ने में फ़ायदा लगता है आप उस तरह पढ़िए। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अपना टाइम को थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया कीजिए, टाइम को प्रायोरिटी दीजिए कीजिए। 40 मिनट जो हम आपको यहाँ पे रखते हैं, 40 मिनट, ये हमको भी थोड़ा अफसोस होता है कि 40 मिनट आपको 40 मिनट तक हम यहाँ पे रख देते हैं, 40 मिनट तक हम यहाँ समझा देते हैं। लेकिन फिर ये लगता है कि 6-7 मिनट का वीडियो 8-9 चैनल का वीडियो देखने से अच्छा है कि क्यों ना एक ही बार में 40 मिनट देख के ख़त्म कर लिया जाए, एक ही बार में 40 माथा पच्ची ख़त्म कर लिया जाए। तो आप लोग ये बात को समझो, 40 मिनट वीडियो तो थोड़ा लंबा रहता ही है, उसमें तो हम बता ही रहे कि वीडियो सच में थोड़ा मेरा लंबा रहता है, लेकिन हम इसको एक क्लास की तरह लेके चलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक हमको ख़त्म करना है। तो पर्टिकुलर यदि टॉपिक मुझको भी ख़त्म करना होता तो मैं भी 10-12 मिनट में ख़त्म कर देता, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग नहीं ख़त्म करते। हम लोग इतिहास जानने का ट्राई करते हैं, इतिहास जानने का प्रयास करते हैं, जिससे कारण कि लंबा हो जाता है। और साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा इधर उधर का, जैसे अभी कुछ कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो सब में भी टाइम लगता है। तो आप लोग इस सब चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे थोड़ा लाइट वाइट का जो व्यवस्था है ना, लाइट थोड़ा आ रहा होगा आप लोग को, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो बस हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान यही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री ऑफ USA स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान में यदि आप लोग को और भी कहीं कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान में यदि आप लोग को लग रहा है कि छूट चुका है, हालांकि छूटा है ये तो हमको ही पता है छूटा है, ये सब जो है छूटा ही है, छूटा नहीं है। छूटना का मतलब ये होता है कि गलती से छूट गया, इसको जानबूझ के छोड़ रहे हैं ये सब, क्योंकि 2019-22 में ये सब आने वाला नहीं है, लेकिन आगे ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो आगे के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग का ये एग्जाम का आप लोग जब नज़दीक आ जाओगे तो हम इसको डील कर देंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगा, तब इसको डील कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को इतने पढ़ना। और जनवरी का टारगेट तो अलग बताएंगे कि जनवरी में क्या टारगेट है। आप लोग भी एक मंथली टारगेट लेके चलो कि हाँ हमको ये सब करना है। पहले तो दिन का टारगेट लेके चलो कि हाँ दिन में हमको ये सब करना है। दिन में हो जाए तो वीक का टारगेट लेके चलो। एक टारगेट कम से कम होना चाहिए। हम लोग दिसंबर लास्ट का टारगेट रखे थे, हम लोग के पास 2 दिन अभी भी बच रहा है, 2 दिन हम लोग के पास अभी भी बच रहा है। आप लोग एक बार कमेंट करना है कि 2 दिन में हम लोग क्या और कुछ कर सकते हैं क्या। 2 दिन में यदि हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान में यदि कुछ और समझना है तो वो भी बता देंगे। मेजी पुनर्स्थापना, अच्छा एक और इसमें है मंचूरिया संकट। मंचूरिया संकट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंचूरिया संकट को हम जरूर बताएंगे, क्योंकि मंचूरिया संकट वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक मंचूरिया संकट हो गया, और जापान जो है कैसे विश्व युद्ध में प्रवेश किया। ये जो 2 टॉपिक है ना, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पे अपना हाथ डालेंगे, मतलब यदि आप लोग का एग्जाम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पे हाथ डालेंगे,
तब हम लोग उस सबको बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बकबक तो वैसे भी हो गया है, बहुत ज़्यादा कर दिया। आप लोग को पता नहीं समझ में आया कि नहीं, क्योंकि समझ में उन्हीं को जो आएगा जो कि स्टार्टिंग से वीडियो डे बाय डे जैसे कि क्लासरूम में नहीं होता कि एक दिन किए फिर दूसरा दिन, जैसे 6-7 क्लास में जैसे पढ़ाई होता था, उसी तरह करके इस चैनल पे भी आपको बने हुए रहना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। ये सब जितना भी पता है जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको समझ में बहुत बेहतरीन ढंग से आया होगा, उम्मीद करते हैं। और जिनको भी बेहतरीन ढंग से आया एक बार कमेंट फीडबैक एक बार जरूर दिया कीजिए। एक बार फीडबैक का मतलब कि लाइक करने में कितना देर लगता है, लाइक या डिसलाइक करने में, और कमेंट करने में कितना देर लगता है। कम से कम 40 मिनट का वक्त हम आपके लिए देते हैं, और 1 मिनट का वक्त निकाल करके आप जो है इसके ऊपर फीडबैक जरूर किया कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा कि नहीं, कहाँ पे सुधारने का जरूरत है। फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। सुधार होने के लिए जो है ना दूसरा का सुनना जरूरी पड़ता है खुद में सुधार लाने के लिए। तो आप लोग वो चीज़ कीजिएगा फीडबैक के लिए। और वीडियो यदि पसंद आया होगा तो लाइक, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक, और कमेंट करना। और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कर देना है। ठीक है, बहुत कोई ये वाला चीज़ मिल नहीं रहा, तो जिनको भी ज़रूरत है आपके दोस्त मित्र यार रिश्तेदार जो भी है उनको शेयर कर देना है, तो ताकि वो भी थोड़ा बेनिफिट आ जाए। ठीक है, तो आप मिलते हैं कल को। कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिस्ट्री ऑफ यूएसए लेके हम लोग आएंगे। हिस्ट्री ऑफ यूएसए में एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बाकी क्वेश्चन बहुत मस्त तरीका से पढ़ेंगे। जिस तरह हम लोग हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान खत्म किए उसी तरह वो सब भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे करके रखिए आप लोग, बेल आइकन ऑल पे करके, ताकि नया नया वीडियो जब भी आएगा आपको पता चलते रहेगा और उसको आप लोग देख पाओ, अपना फायदा उठा पाओ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।